Anyone got the answer? Sir, 900 ohm. Not 900 ohm. 720 ohms. 720 ohm, yes. Now in this question he says the resistance of voltmeter is 180 ohm. तो G हो गया 180 ohm. And when there is 5 volt potential difference, इसके क्रॉस 5 वोल्ट लगा दिया तुमने, तो जो पॉइंटर था वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने लगा. It gives full scale deflection when you have applied 5 volt. What resistance should be connected in series? S निकालना है. You have to increase the range to 25 volt. तुम्हें इसको 25 वोल्ट की रेंज का बनाना है, तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा. नाउ यहां की इंफॉर्मेशन से इसका G जो है 180 ओम है. इस वोल्टेज को अप्लाई करने पे पूरा डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इस समय की जो करंट होगी वो IG कहलाएगी. तो IG की वैल्यू यहां पे आएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5/180 ओम. इतने एम्पियर की करंट ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया है. जब तुमने 5 वोल्ट अप्लाई किया डायरेक्ट वोल्टमीटर या गैल्वोमीटर में, तो पूरा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इस समय की करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रही है. अब तुम्हें इसको 25 वोल्ट का बनाना है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. अब आ जाओ फार्मूले पे वोल्टमीटर का. IG इंटू G प्लस एस. वोल्टेज इसकी नई रेंज होनी है 25. IG यू हैव कैलकुलेटेड 5/180, G 180 और S कैलकुलेट करना है. तो ये 25 इंटू 36 180 प्लस S. यहां से S कैलकुलेट कर दो. This much resistance should be connected in series, then you will be getting voltmeter of range 25 volt. बस थोड़ा बहुत वो चेंज जो है IG में करता है. कभी IG डायरेक्ट दे देता है, कभी वो वोल्टेज अप्लाई करके IG देता है, कभी नंबर ऑफ डिवीजन. 3 टाइप से होता है, तो तीनों टाइप मैंने तुम्हें बताए. सर हाँ, तो जब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर दिया हुआ है तो वो G प्लस एस नहीं होगा. देखो इसमें हमने पहले बताया था कि ये जो वोल्टमीटर होता है दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वोमीटर. तो स्टार्टिंग में वो गैल्वोमीटर को यूज कर रहे हैं एज अ वोल्टमीटर. स्टार्टिंग में वो गैल्वोमीटर को एज अ वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं, तो उसकी रेंज बहुत कम थी. तुम्हें रेंज बढ़ानी है. हमने एडवांटेज क्या लिखाया था? हाई रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो वो वोल्टमीटर की रेंज को इंक्रीज करेगा. तो इस समय जो पहले वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस है वही गैल्वोमीटर रेजिस्टेंस मानी जाएगी. राइट? ठीक है. नाउ this chapter is complete, that is torque on current loop and moving coil galvanometer. We are coming to some questions from the previous chapter. Moving charges and magnetic field के we have some questions और ये पूछे भी जाते हैं अक्सर. So write down, ये पिछले चैप्टर के हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन. A circular coil of wire, a circular coil of wire having
100 tons each of radius 8 centimeter carries a current of 0.40 ampere. ये 7th क्वेश्चन है फ्रॉम योर बुक. नाउ यू हैव अ सर्कुलर क्वाइल 100 टन्स की और रेडियस क्वाइल का 8 सेंटीमीटर और करंट फ्लो कर रही 0.40 एम्पियर और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. नाउ ये सर्कुलर क्वाइल की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, म्यू नॉट आई अपॉन 2a. आई करंट, a रेडियस, b magnetic field. This is the magnetic field at the center of circular coil. But in this question the circular coil has n turns, 100 turns की coil है. ये सोलोनाइड नहीं होगी, ये एक ही जगह पे वाइंडिंग कर दी गई है, वायर को एक ही जगह पे वाइंड कर दिया गया है. ये क्वाइल जो है 100 टन्स की है. इन दिस वे, ये इस तरह की सोलोनाइड नहीं है. ये दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सोलोनाइड. सर्कुलर क्वाइल 100 टन्स की, तो 1 टन की ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो n टन्स की कितनी हो जाएगी? n टाइम्स हो जाएगी. तो नया फॉर्मूला तुम्हारा ये फ्रेम हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई कर दोगे. म्यू नॉट की वैल्यू गिवन होती है पेपर में 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. तो 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टन्स 100, करंट 0.4 और ट्वाइस और रेडियस 8 सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर. ये आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला. ये 4 2 और ये 2 4 कट जाएगा, केवल पाई की वैल्यू 3.14 बचेगी और पावर सेट कर लो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन. एन अल्फा पार्टिकल ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है. An alpha particle. What is alpha particle? Anyone can tell what is alpha particle? Sir, helium atom. Helium. Nice helium atom. फिर से बोलो. Doubly ionized helium atom और helium nucleus. Alpha particle is nucleus of helium or doubly ionized helium atom. So an alpha particle, ब्रैकेट में उसने सिंपल कर दिया है क्वेश्चन को, चार्ज 2e. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e, कभी चार्ज दे सकता है कभी नहीं देगा. तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट का चार्ज होगा. पॉजिटिव चार्ज 2e का होता है क्योंकि डबल आयनाइज्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं. ओके. moves along a circular path of radius 1 angstrom with a uniform speed of 2 into 10 power 6 meter per second.
calculate the magnetic field produced at the center of circular path. Magnetic field produced at the center of circular path. Now, this charge 2e. This is moving in a circular path of radius a with speed v. मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. नाउ a moving charge will constitute the current. मूविंग चार्ज जो है वो करंट को कंस्टिट्यूट करता है. तो सर्कुलर में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और I यहां पे हो जाएगा Q बाई टी. Q की जगह 2e ले लो और टाइम कैपिटल T. सर्कुलर ये क्यों किया? इलेक्ट्रॉन जो है ये अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये करंट कंस्टिट्यूट करेगा. पॉजिटिव चार्ज तो करंट सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रही है. और सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a. करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज है 2e, और पूरे राउंड का जो टाइम है वो टाइम पीरियड हो गया. यहां पे t टाइम पीरियड. ठीक है सर. ओके, टाइम पीरियड भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 2e और टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. 2 पाई a अपॉन v कर दोगे. टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा. टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड. तो टाइम होता है डिस्टेंस, और पूरे एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुई 2 पाई r, और स्पीड जो है वो भी है. तो ये I हो गया. 2 तो कैंसिल कर दो. I विल बी EV अपॉन पाई a, और यहां से करंट निकाल के यहां रख दो. E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. स्पीड उसने दी है 2 इंटू 10 टू दी पावर 6. पाई की वैल्यू 3.14 और A की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 10. सॉल्व करो, I निकल आएगा, फिर ये फॉर्मूला लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. देखो फाइंड करके फाइनली व्हाट आंसर यू आर गेटिंग. ये ऐसे ही रख दो तो ज्यादा ठीक है. म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 टू A की वैल्यू 10 पावर माइनस 10. अब I की वैल्यू रख दो
1.6 into 10 power minus 19, 2 into 10 power 6, 3.14 into 10 power minus 10. अब ये कैंसिल हो जाएगा, पाई इस 3.14 को कैंसिल करेगा और बाकी अब इनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा. सर लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा इसका. लास्ट क्वेश्चन 47. अच्छा अभी आ रहे हैं, वहां तक आ रहे हैं. अभी तो साइक्लोट्रॉन का है ना. हाँ सर. हाँ साइक्लोट्रॉन का भी मैं तुम्हें वो भेजूंगा, उसके नोट्स भेजूंगा, फिर उसको कल एक्सप्लेन करूंगा. सर दो थे सर. 46 वाला तो हो गया था फॉर्मूला लगा के. हाँ समझ नहीं आया था लेकिन फॉर्मूला लगाया. लेकिन अभी कल करें, कल इसको नोट्स भेज के एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये हो जाएगा, आराम समझ ठीक है सर. 30 बता दीजिएगा बस. 39 ओके. सर 34 में डायरेक्शन दीजिएगा. 34th क्वेश्चन में डायरेक्शन. अभी देखता हूं सब. ओके अभी तुम इसका आंसर आया 6.4. सॉल्व कर लेना. Yes, sir. 6.4 टेस्ला आएगा. अभी इसी क्वेश्चन का हम दूसरा मेथड बता रहे हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसको सॉल्व करने का एक और मेथड बता रहा हूं मैं तुम्हें. इसमें लिख लो, एक आर्टिकल टाइप का लिख लो यहां पर. मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ मूविंग चार्ज. कभी तुम्हें ये दे दे, जैसे तुमने स्टेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली. अब अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज अगर मूविंग चार्ज है तो वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ मूविंग चार्ज. Now let us suppose this charge is moving, this charge Q is moving with velocity v. ये velocity v से move कर रहा है, and due to this charge you have to find the magnetic field over here. ये distance r ले लो और ये लाइन ज्वाइनिंग चार्ज और पॉइंट और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा ले लो. तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. बहुत सिंपल वे में इससे हो जाएगा. एक तो मेथड ये था ही था, दूसरा ये दूसरा मेथड हो गया. चार्ज मूविंग, इफ यू हैव अ मूविंग चार्ज, वो जो मूविंग चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये उससे आया है, बायो सावर्ट लॉ से. डिराइव नहीं तुम्हें करना है, कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अब यहां पे ध्यान रखना, थीटा इज एंगल विच वेलोसिटी या एंगल between velocity and line joining charge and velocity, charge and point. चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा लोगे. क्यू जो है चार्ज की वैल्यू है, बी वेलोसिटी है और आर डिस्टेंस है पॉइंट की चार्ज से. अब इसी क्वेश्चन पे आ जाओ. देखो ये अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी. ये डिस्टेंस a के बराबर थी 1 एंगस्ट्रॉम. वेलोसिटी इसकी दी थी, सीधे फॉर्मूला लगाओ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर.
ये फॉर्मूला लगाया तुमने, क्योंकि तुम्हें मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला याद हो तो लगा दो। आ जाओ, इसकी वैल्यू हो गई क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू दी पावर -7। चार्ज 2e, चार्ज की वैल्यू ये हो गई। वेलोसिटी कितनी दी थी, वेलोसिटी 2 इंटू 10 पावर 6, 2 इंटू 10 टू दी पावर 6। साइन 90 में जरा कंफ्यूजन हो तो बताना मुझे। और आर स्क्वायर 10 टू दी पावर -10 की पावर 2। देखो, पॉइंट और चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो रेडियस है, और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी हर जगह, चाहे यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो सर्कुलर पाथ में हमेशा ये थीटा 90 रहेगा। सॉल्व कर लो, सेम आंसर यू विल बी गेटिंग एज यू हैव डन बाय फर्स्ट मेथड। तो दोनों में से कोई भी मेथड को तुम प्रिफर कर सकते हो इसमें। किसी को डाउट? देन एक और क्वेश्चन लिखो। इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तीनों ही जो क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत रेगुलर पैटर्न में प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, 2-2 बार तो सब आए हुए हैं। इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कॉमा, द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स around the nucleus